नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब जो है इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है। अगर वर्ब ना हो तो इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। तो आप जैसा जानते हैं कि वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और यदि मैं क्रिया की डेफिनेशन दूं तो एक प्रकार से ये किसी एक्शन को डिनोट करेगा, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि मैं हिंदी में इसे कह सकता हूं कि किसी कार्य के करने या होने को ही अपन क्रिया कहेंगे। तो दोस्तों, अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कहती है, वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। यानी कि वर्ब वह शब्द है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमें बतलाता है, वही वर्ब कहलाता है। यानी कि वह उसके बारे में हमें उसकी स्थिति बताएगा कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, बैठा है, उठ रहा है या फिर खाना खा रहा है, क्या मतलब उसका एक्चुअल एक्शन क्या हो रहा है उसके बारे में हमें वर्ब ही बताता है। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, राम ईट्स फूड। राम भोजन खाता है। राम भोजन खाता है। तो इसमें राम का कार्य हमें बताया जा रहा है कि वह खा रहा है, मतलब वो खाना खाता है इस प्रकार से, और यही उसकी स्थिति हुई कि अभी वो भोजन खाता है। दूसरा है, द डॉग इज डेड। कुत्ता मर गया है। डॉग इज डेड, कुत्ता मर गया है। यानी यहाँ पे हमें कुत्ते की स्थिति दिखाई जा रही है कि कुत्ता मरा हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल है, गौरव गोज टू स्कूल। गौरव स्कूल जाता है। तो यहाँ पे भी गौरव द्वारा किया गया कार्य ही हमें दिखाया जा रहा है गोज के माध्यम से। तो गो यहाँ पे वर्ब है जिसका अर्थ होता है जाना। एक बात और दोस्तों, कि जितनी भी वर्ब होती हैं, आप एक चीज़ नोट करना उनमें, कि उनके लास्ट में आपको एक अलग ही अक्षर मिलेगा। जैसे कि ना, आप कोई भी वर्ब लेके देखिए, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सबके लास्ट में आपको ना मिलेगा। तो आप तभी पहचान लीजिएगा कि ये वर्ब है। यानी सेंटेंस में जिस शब्द के लास्ट में आपको मिल जाए ना हिंदी अर्थ में, तो वही वर्ब कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम वर्ब के प्रकार देखते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो दोस्तों, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं पहले ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इससे पहले, कि जैसे दो व्यक्ति होते हैं, एक बूढ़ा और एक जवान। तो जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, चलने के लिए लाठी की आवश्यकता होती है, और जवान व्यक्ति के लिए लाठी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक इसी प्रकार इन दोनों वर्बों में है। जैसे ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, इसमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वह खुद ही खुद अपना अर्थ दे देती है। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वह क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, अर्थात वह क्रिया जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ ही स्पष्ट ना कर पाए, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो यही बात हुई ना दोस्तों, कि बूढ़े को लकड़ी की आवश्यकता होगी। यानी कि जहां पे भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी वहां पे ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, द मैन किल्ड ए डॉग। आदमी ने कुत्ते को मार दिया। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्रिया है मारना, किल्ड, है ना। तो आप देखिए, द मैन जो कि सब्जेक्ट हो गया, अपनी वर्ब हो गई किल्ड, मारना। ए डॉग, किसको मारा? एक कुत्ते को मारा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया एक कुत्ता। यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा दूं, ऑब्जेक्ट यानी एक कुत्ते को हटा देता हूं, मैं इसको एक मिनट हाइड कर लूं मैं ऐसे, तो आप ये सेंटेंस बना के देखिए, द मैन किल्ड, आदमी ने मारा। किसे मारा? किसको मारा भाई? यानी इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं दिख रहा तब तक इसमें कि ऑब्जेक्ट ना हो। तो इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राधा मेड ए बास्केट। राधा ने टोकरी बनाई।
तो यदि अगर मैं इसमें से ऑब्जेक्ट जो कि ए बास्केट है इसको हटा लूँ तो क्या ये कोई इस सेंटेंस का कोई सेंस बचेगा क्या? जैसे राधा मेड, ये क्या बात हुई, राधा ने बनाया, क्या बनाया, कुछ इसका पूरा सेंस नहीं मिल रहा। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की बिल्कुल आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे याद रखना कि जैसे बूढ़े को लकड़ी की आवश्यकता होती है चलने के लिए, ठीक उसी प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी सेंटेंस को पूरा सेंस दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब पर। इंट्रांजिटिव वर्ब जवान आदमी है बिल्कुल, इसको किसी लकड़ी की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप चल सकता है भाई, ये अपने आप अपना सेंस अपने आप दिखाएगा। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस बट मेक गुड सेंस इट सेल्फ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वह क्रिया जिसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती और वह अपना एक अच्छा अर्थ प्रकट कर देती है, उसे अपन क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, द बॉय डाइड, लड़का मर गया। अब इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे जो लड़का है वो सब्जेक्ट है और ये अपनी वर्ब है डाइड यानी मरना, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि अपने आप में पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है ना। द बॉय डाइड, लड़का मर गया, हाँ बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है इस इतने से सेंटेंस से अपन को, तो इसलिए इसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हुई। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो देखिए, द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराती है, मुस्कुराई, लड़की मुस्कुराई, यानी लड़की ने स्माइल किया, तो ये भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है। इसके आगे क्या ऑब्जेक्ट थोड़ी आएगा, है ना दोस्तों, तो इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे ऐसे ही समझिए कि जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है, वो एक बूढ़ा आदमी मान लो, उसको लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि बूढ़े आदमी को लकड़ी की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा बिना ऑब्जेक्ट के होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये नोट दे रखा है कि वाट व वूम से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्ट होता है तथा उसके साथ वर्ब ट्रांजिटिव होती है। तो दोस्तों ऐसे समझिए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि तुम क्या खा रहे हो, तो आप मुझे उत्तर दोगे मैं खाना खा रहा हूं। तो यहाँ जो खाना आएगा ना, भोजन जिसे फूड बोलते हैं, वो क्या होगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा। तो उसके लिए उसके साथ जो वर्ब होगी वो क्या होगी, ट्रांजिटिव, यानी कि जो आप कहोगे कि मैं खाना खाता हूं, यानी जो खाना हो तो हो गया फूड, और जो उसके साथ वर्ब होगी खाना यानी कि ईट, तो वो क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। यानी ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, जब वाट से क्वेश्चन करने पर जो हमें उत्तर मिलेगा, या हुम से, यानी कि मैं कहूँ कि तुमने फोन किसको दिया, तो हुम यानी होता है किसको, तो अब इसका उत्तर मिलेगा कि मैंने फोन राम को दिया, श्याम को दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त होगा ये भी क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, और इसके साथ जो वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव होगी। तो दोस्तों अब इसमें एक और बात है जो मैं आपको यहां बता देता हूं कि देखो, जब अपन वाट से क्वेश्चन करेंगे ना, वाट से, और उसका हमें उत्तर प्राप्त होगा, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज आप याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो होगा ये होगा नॉन लिविंग। ठीक है दोस्तों, नॉन लिविंग यानी निर्जीव व्यक्ति होगा। अब मैंने कहा था ना कि जैसे मैं पूछता हूं कि आप क्या खाते हो, तो आपने उत्तर दिया मैं खाना खाता हूं, तो खाना नॉन लिविंग चीज ही तो है दोस्तों, और वो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आपने डायरेक्ट बता दिया मेरे को कि मैं खाना खाता हूं। अभी मैं करता हूं हुम से क्वेश्चन, तो हुम से जो क्वेश्चन करूंगा वो उसके साथ जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा मुझे वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये होगा हमारा लिविंग, लिविंग यानी सजीव वस्तुएं होंगी। ये सजीव वस्तुएं क्या, सजीव ही होंगे सारे। तो जैसे हुम से अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे कि तुमने फोन किसको दिया। अब आप कहोगे कि मैंने फोन राम को दिया, या फिर आप कहोगे मैंने उसे फोन दिया, तो उसे कोई इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष व्यक्ति होगा, तो वो अपना क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि अपना लिविंग होगा।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको याद रखना। इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं काफी बार एग्जामों में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये बात यहाँ लिख रही है कि प्रश्न वाट से शुरू हो तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और यदि प्रश्न whom से शुरू हो तो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है, वो आप ये देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, तो ये जो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता है इसे अपन हिंदी में बोलते हैं सजातीय कर्म, सजातीय होता है ये। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ब कॉल्ड कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट जो अपनी वर्ब है उसके सिमिलर मीनिंग होता है उसका, यानी उसका जो अर्थ होता है वो अपनी वर्ब की तरह होता है बिल्कुल, वो क्या कहलाता है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। जैसे आप इन एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ही डाइड ए ग्लोरियस डेथ, वह एक कहे तो एक ग्लोरियस डेथ उसने प्राप्त की। तो यहाँ जो डाइड है ये अपनी वर्ब है। अब इसका अर्थ भी होता है मरना, डाइड का अर्थ ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका अर्थ मरना ही होता है, और डेथ का अर्थ भी मरना ही होता है, मृत्यु। तो ये दोनों सिमिलर है ना अर्थ इनका, लेकिन ये यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या कहलाएगा? अपना कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। बस दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर फिर भी अपन इन चीजों को याद रखते चलेंगे। दूसरा है ही हैज फॉट ए गुड फाइट, उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। फॉट यानी भी लड़ना होता है और फाइट यानी भी लड़ाई होती है, यानी ये दोनों सिमिलर हो गए, इनके मीनिंग सिमिलर हो गए ना। तो ये लेकिन अपनी यहाँ पे ये फॉट जो है ये क्या है? वर्ब है, और ये जो फाइट है ये यहाँ पे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है इसका इस्तेमाल। ठीक है, और ऐसे यहाँ आ जाएगा सी लिव्ड ए विर्चुअस लाइफ, तो यहाँ पे लिव्ड यानी भी रहना होता है और लाइफ यानी भी रहना या जीना, तो ये दोनों सिमिलर हो गए मीनिंग इनके। तो लेकिन यहाँ पे ये जो विर्चुअस लाइफ है ये क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से कॉग्नेट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब के सिमिलर मीनिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब चलते हैं अपन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स पर। तो आपको दोस्तों एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाएगा और इसमें से आपको बताना होगा कि कौन सी वर्ब है और ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो आप अब अच्छे से बता सकते हैं कि कोई वर्ब कब ट्रांजिटिव होगी, जब उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरी उसकी पहचान ये होगी कि यदि उस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वाट से शुरू करें तो हमें जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट प्राप्त हो, अगर हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त हो गया तो वो ऑटोमेटिकली वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अपन इस सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है कॉल इन ए डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इसका हिंदी में अर्थ होगा डॉक्टर को बुलाओ। तो दोस्तों अपने यहाँ पे वर्ब है कॉल इन। अब अपन इसको अपने इस रूल से देखते हैं, हम इसमें प्रश्न बना के देखते हैं। यहाँ पे ये एक प्रकार से किसी प्रश्न का उत्तर है। तो प्रश्न क्या होगा कि किसको बुलाओ, whom से प्रश्न स्टार्ट करेंगे अपन, किसको बुलाओ, तो इसमें उत्तर मिलेगा अपन को डॉक्टर को बुलाओ। तो यहाँ से अपन को मिल गया, और ऑब्जेक्ट अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल लिविंग है। आपको पता है जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो लिविंग प्राप्त होता है अपन को, यहाँ आपने देखा था। तो ये डॉक्टर भी लिविंग है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो कॉल इन है ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। यहाँ पे वर्ब क्या होगी? कॉल इन, और ये कैसी वर्ब होगी अपनी? ट्रांजिटिव। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपन दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मेक ए नॉइज, आवाज करो, मेक ए नॉइज, आवाज करो। तो अगर इसका भी अपन क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा कि क्या करें, क्या करो या क्या करें, तो अपना वाट से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें अपन को उत्तर मिलेगा मेक ए नॉइज, आवाज करो। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेक होगी ये वर्ब हो जाएगी अपनी, और ये जो अपन को वाट से इसका आंसर मिल रहा है
ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आवाज एक एक नॉन लिविंग के अंदर ही आएगी, क्योंकि अपन इसको देख नहीं सकते ना, इसलिए। तो ये मेक है जो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। ओवरऑल अपन को मेक के साथ ऑब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, मेक ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है सी लाफ्ड लाउडली, वह जोर से हंसी, वह जोरों से हंसी। तो इसमें देखते हैं, इसमें अपन को वर्ब दे रखा है हंसना, लाफ्ड। लाफ इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म जो है लाफ्ड होती है इसकी। तो अपन इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सी लाफ्ड लाउडली, वह जोरों से हंसी। अब अपन इसमें प्रश्न बना के देखते हैं। अगर अपन इसमें वाट से प्रश्न बनाए कि वह क्या हंसी, तो इसका कोई अपन को ये प्रश्न ही नहीं बनेगा, वह क्या हंसी, ऐसे थोड़ी होगा। या फिर अपन दूसरा प्रश्न बनाए हुम से कि वह किसको हंसी, तो ये भी कोई प्रश्न नहीं बनेगा, है ना। इसमें प्रश्न ऐसे बनेगा कि वह कैसे हंसी। तो अगर कैसे से बनेगा तो अपना तो ये ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं अपन को, तो इसलिए क्या हो जाएगी वर्ब इंट्रांजिटिव। यहाँ पे वर्ब होगी लाफ्ड और ये हो जाएगी इंट्रांजिटिव। और ऐसे ही ये वाला एग्जाम्पल भी हो जाएगा, इसमें भी वर्ब जो आएगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने की जो बताई थी, उसके हिसाब से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो अपना पहला एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, यानी कि इस सेंटेंस में अपन को दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे बिल्कुल, और ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी इसमें। तो हमें उन दोनों ऑब्जेक्ट में से पहचानना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो चलिए, ये सेंटेंस है द प्रिंसिपल फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, यानी कि जो प्रिंसिपल है उसने उसे उसकी गलतियों के लिए माफ किया। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं अपन, हमें दिख गई यहाँ पे वर्ब फॉरगिव है। ठीक है, अब यहाँ पे उसे कोई अप्रत्यक्ष व्यक्ति हमें यहाँ पे दिख रहा है, इनडायरेक्टली पर्सन, तो ये हिम है, ये क्या हो जाएगा अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर अपन इसमें हुम से क्वेश्चन बनाए कि डॉक्टर वो प्रिंसिपल ने किसको माफ किया, तो किसको के साथ जो उत्तर हमें मिलेगा उसको माफ किया, इसमें हिम आ रहा है ना उत्तर, तो ये क्या हो जाएगा अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां हो जाएगा, अपन लिखेंगे आई एन ऑब्जेक्ट, यहां तो हो जाएगा हिम। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। दूसरे हैं फॉल्ट, हिज फॉल्ट, उसकी गलतियां, ये भी ऑब्जेक्ट है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे अपने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएंगी हिज फॉल्ट्स। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप इसका क्वेश्चन बनाओ कि प्रिंसिपल ने उसकी क्या माफ किया, तो क्या के साथ जो अपन को आंसर मिलेगा वो मिलेगा उसकी गलतियों को माफ किया। ठीक है, तो ये जो क्या के साथ जो आंसर हमें मिलता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना था, तो हिज फॉल्ट तो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिम हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है ही गेव मी एन ऑरेंज, उसने मुझे एक ऑरेंज दिया, उसने मुझे एक ऑरेंज दिया, यानी यहाँ पे हमें पता नहीं किसने दिया, किसी व्यक्ति ने कि कोई थर्ड पर्सन होगा उसने दिया। तो ठीक है, इसमें देखते हैं अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखते हैं, एक तो आपको साफ साफ दिख रहा है एन ऑरेंज है, तो ऑरेंज दोस्तों नॉन लिविंग थिंग है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये हो जाएगी आपकी नॉन लिविंग थिंग, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा एन ऑरेंज। ठीक है, ये। और अब अपन इसमें देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो दोस्तों इस जो सेंटेंस है इसमें आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो मी है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये इस सेंटेंस के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि उसने मुझे एक ऑरेंज दिया, यानी सब्जेक्ट मैं हुआ। और इसमें ही क्या हो जाएगा, ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही कोई अननोन पर्सन या फिर कोई थर्ड पर्सन बोल सकते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। ठीक है दोस्तों। तीसरा है वी गेव हिम ए पिज्जा, हमने उसे एक पिज्जा दिया। तो यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा हम, और हमने किसको दिया, किसी अननोन पर्सन को दिया, हमने किसी थर्ड पर्सन को दिया और एक पिज्जा। तो आप जानते हैं ए पिज्जा आ गया, आप देखते ही बता सकते हैं कि ये हो गया अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। ए पिज्जा हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ठीक है दोस्तों। और लास्ट है काइंडली गेव मी ए पेन, काइंडली गेव मी ए पेन। तो इसमें देखिए आप कि कृपया मुझे एक पेन दीजिए। तो इसमें पेन हो जाएगा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं नॉन लिविंग यही है यहाँ पे, और लिविंग हो जाएगा मी। तो सिंपल है, इनडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे मी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ए पेन। सिंपल है दोस्तों। आप अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट फिर इससे क्वेश्चन बना के देख लीजिए वाट और whom से। तो वाट और whom से जैसे इसमें तो खैर कैसे बनाओगे, ये एक प्रकार का कहे तो ये परमिशन मांगने वाला वाक्य है ये। तो इसमें तो इस प्रकार से बन सकता है कि मुझे क्या दीजिए। तो क्या के साथ तो अपन को ए पेन का मिल जाएगा, जो आंसर मिलेगा वो। और अगर दूसरा बनाए कि किसको दीजिए, तो किसको में आ जाएगा मी। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी साफ साफ दिख रहा है कि मी जो है यहाँ पे लिविंग थिंग है। जो लिविंग होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, और जो डायरेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों हम वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ वर्ब्स। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। पहला देखते हैं। पहला फैक्ट कहता है कि इज एम आर वाज वर, और यहाँ पे शैल वी और विल वी भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे शैल वी और विल वी। तो दोस्तों ये जो है ये कंटिन्यूअस के पार्टिसिपल होते हैं। कंटिन्यूअस में इनको अपन कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर इनको अपन टू बी भी कहते हैं, टू बी की फॉर्म। तो इन टू बी की फॉर्म के बाद है ना जो अपनी मेन वर्ब आती है, तो उस मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी अपन को टू बी दिख जाए यानी टू बी, तो इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसके साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग होगा। आप जानते हैं दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग होता ही है मेन वर्ब के साथ। और ये सारी जो ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं ये कंटिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, ये पास्ट की, और ये फ्यूचर की शैल बी विल बी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ही इज डैश 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 टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अब दोस्तों बताइए इसमें ट्राई आएगा या ट्राइंग आएगा? ऑब्वियसली ट्राइंग आएगा, ट्राई तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे टू बी फॉर्म लगी हुई है इज। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे जो मेन वर्ब है ट्राई, उसके साथ आईएनजी जुड़ के ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राइंग, ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इसी में एक नोट है ये कि पैसिव वॉइस में टू बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हाँ दोस्तों, ये चीज आप बिल्कुल याद रखना कि जब भी अपन कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो है ना टू बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्योंकि पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाता है। तो इस वजह से अपन इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब जैसे ये है ए लेटर वाज बाई हिम, तो अपन इस जो खाली स्थान है इसमें अपन क्या भरे, राइट भर दूं मैं, राइट।
नहीं दोस्तों, राइट गलत हो जाएगा। पैसिव वॉइस में आपको पता है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो रहा है। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, यानी अगर इसका एक्टिव वॉइस बनाए तो ही रोट ए लेटर आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ए लेटर वाज, तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। तो यहाँ पे रिटन ही आएगी, TTEN। ठीक है, ऐसे। दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा फैक्ट है कि हैज हैव हैड के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हैज हैव हैड के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये जो हैज हैव हैड है, ये आप जानते हैं कि ये परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। और परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि कार्य को अपन पूरा हो चुका मानते हैं। तो पूरा कार्य हो चुकने के लिए अपन हमेशा मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यही इसके साथ है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ब्लैंक माई वर्क। तो इस खालिस्तान में अपन क्या भरे, डू, सॉरी यहाँ पे दोस्तों ये डज नहीं, यहाँ पे डन है। ये यहाँ पे डन होगा, थर्ड फॉर्म है ना। तो दोस्तों यहाँ पे डू तो अपन भरेंगे नहीं, हैव के साथ डू कभी नहीं आएगा। यहाँ हम भरेंगे डन, तो इसमें हो जाएगा आई हैव डन माई वर्क। इस तरह से ये थोड़े फैक्ट है, इनको याद रखना। तीसरा है डू डज डिड के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये चीज आप जानते हैं दोस्तों, ये इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो पर कोई भी इंडेफिनेट टेंस में अपन को पता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, ही डज नॉट, यहाँ पे अपन क्या भरेंगे, टू हर। तो यहाँ पे राइट भरू या रॉट भरू, बताइए दोस्तों। तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। और हमें पता है कि ये जो सेंटेंस है ये इंडेफिनेट का है, तो हम इसमें क्या भरेंगे, राइट। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट की राइट ही होती है फर्स्ट फॉर्म ही, ये राइट फर्स्ट फॉर्म ही है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रॉट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTEN, रिटन। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे भर देंगे राइट। चौथा है मॉडल्स के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप मॉडल्स को जानते होंगे, मॉडल्स कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, शुड, वुड, काफी मॉडल्स हैं। तो ये जब भी सेंटेंस में यूज हो तो इनके साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन, ही कैन। अब यहां पे क्या आएगा, ही कैन दिस वर्क। तो आप बताइए यहां पे डू भरू या डिड भरू, डिड भर दूं, नहीं दोस्तों डिड नहीं आएगा, डिड सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। तो अपन क्या भरेंगे यहाँ पे मैन, क्योंकि यहाँ मॉडल का प्रयोग हुआ है कैन का, तो यहाँ पे अपन क्या भरेंगे, डू। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे वर्ब की फॉर्म्स के बारे में, कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं और इन्हें फर्स्ट फॉर्म से कैसे बनाया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्ब की मुख्यतः 3 फॉर्म होती है, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्म से अपन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बनाने के अपन बेसिक रूल्स देखते हैं, जो सामान्यतः अपन कैसे बना सकते हैं। तो पहला रूल है सामान्यतः डी और ईडी जोड़कर, यानी हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में डी या ईडी जोड़कर हम उसे सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, एंजॉय है तो एंजॉय में अपन ने सिंपली ईडी जोड़ दिया, तो यही इसकी सेकंड फॉर्म बन गई और यही इसकी थर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अराइव। तो अराइव में भी हमने ये किया, अराइव में हमने डी जोड़ दिया, ई तो ऑलरेडी था ही लास्ट में, तो हमने डी जोड़ दिया, यही इसकी सेकंड फॉर्म बन गई और यही इसकी थर्ड फॉर्म बन गई। तीसरा है लाफ, लाफ यानी हंसना, तो लाफ के साथ में ईडी जोड़ दिया, तो ये होगी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी यही होगी। तो दोस्तों ज्यादातर केसों में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, बस फर्स्ट फॉर्म थोड़ी अलग होती है। तो वर्क देखिए, वर्क में भी अपन ने लास्ट में ईडी जोड़ दिया, ये ईडी है, ईडी, तो ये वर्कड हो गया और थर्ड फॉर्म भी वर्कड हो गई। डेयर है, डेयर, डेयर के साथ भी हमने ईडी जोड़ा, तो ये हो गई
डेड, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रूल कहता है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई हो तो सिर्फ डी जोड़कर अपन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो देखते हैं, यदि अपने पास कोई वर्ब है, उसके लास्ट में, उसके स्पेलिंग के लास्ट में ई है, तो हम उसमें सिंपली डी जोड़ देंगे लास्ट में और सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देंगे। जैसे यहाँ पे एडवाइज, तो एडवाइज के लास्ट में ई है तो हम इसके आगे डी जोड़ देंगे सिंपली, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो जाएंगी, एडवाइज, एडवाइज्ड। दूसरा है डाई, डाई यानी होता है मरना, तो इसके लास्ट में भी ई है तो इसमें भी अपन डी जोड़ देंगे और इसकी फर्स्ट और वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ऐसे ही यूज है, यूज के साथ डी जोड़ देंगे, और एब्यूज होता है, एब्यूज के साथ भी अपन डी जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में बाई हो तथा बाई, बाई से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट दोस्तों आप जानते होंगे, ए ई आई ओ यू, ये 5 को छोड़कर जितने भी अपने जो अल्फाबेट्स हैं वो सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देंगे और ईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देंगे। जैसे ये आप एग्जांपल देखिए, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की ट्राई, तो टी आर वाई, लास्ट में वाई है और वाई से पहले आर, आर क्या है, कॉन्सोनेंट। तो अब अपन इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, बाई को तो हटा देंगे, इसके आगे जोड़ेंगे अपन आई, जैसे टी आर वाई हटा दिया अपन ने, आई लगा दिया, ट्राई, फिर ईडी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी ट्राइड। ऐसे इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी ट्राइड। दूसरा देखिए डैनी, तो डैनी में भी लास्ट में वाई है और एन जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी अपन वाई हटाएंगे और आई ई डी जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ये और एग्जाम्पल बन जाएंगे, कैरी, क्राई, फ्राई। लेकिन दोस्तों इसमें एक अपवाद है, अपवाद ये है फ्लाई, क्योंकि इसके लास्ट में वाई तो है और ये एल, ये भी अपना कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये एक अपवाद है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद रखना। अब आता है अपन चौथे रूल पे, तो इसका चौथा रूल अपन देखते हैं। चौथा रूल कहता है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवेल, वोवेल आप जानते ही हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल होते हैं, तो इनमें से कोई भी अक्षर हो तो सिर्फ ईडी जोड़कर अपन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब जैसे आप ये देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इंजॉय, इंजॉय लास्ट में वाई है और वाई से पहले ओ जो कि वोवेल है। ठीक है, तो अपन इसमें सिंपली क्या करेंगे, लास्ट में ईडी जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपना, इंजॉयड। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्ले है, तो प्ले में वाई है, वाई से पहले अपना ये ए जो है वोवेल है, तो इसमें अपन सिंपली ईडी जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा प्लेड, प्लेड। तो दोस्तों मैं बता रहा था ना कि ज्यादातर जो वर्ब होती है उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, तो आप खुद देख सकते हैं इस चीज को। नोट है यहाँ पे कि कुछ वर्ब के साथ यह नियम लागू नहीं होता। दोस्तों कुछ वर्ब क्या अपवाद होती हैं जिनके साथ ये नियम लागू नहीं होते। चलिए नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। नेक्स्ट नियम कह रहा है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवेल हो तो ईडी जोड़कर अपन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय लास्ट कॉन्सोनेंट का डबल हो जाता है। तो देखो इसमें आप इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे पैट दे रखा है, कॉन्सोनेंट आपको पता ही है व्यंजन होते हैं, लास्ट में पैट टी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवेल है ए, तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में ईडी तो जोड़ेंगे, लेकिन ये जो कॉन्सोनेंट है ना इसका अपन डबल कर देंगे। ठीक है, तो इसकी इस प्रकार बन जाएगी पैट की पैटेड, पैटेड, PATTED, यानी अपन ने कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया और ईडी जोड़ दिया, थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी। ऐसे ही ड्रॉप है, तो ड्रॉप में भी लास्ट में कॉन्सोनेंट है और ये वोवेल आ गया, तो इसका अपन डबल PED कर देंगे, तो ड्रॉप्ड हो जाएगा ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। ऐसे ही स्टॉप है, स्टॉप का हो जाएगा स्टॉप्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही। अब इसमें भी एक नोट है कि कुछ वर्ब के साथ यह नियम भी लागू नहीं होता। तो दोस्तों हर नियमों के अपवाद हैं ये, तो जो कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ ये नियम नहीं लगते हैं उनके थोड़े अलग ही सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती हैं। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट नियम पर।
नेक्स्ट नियम कहता है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में डी रहता है तथा डी को अपन टी में बदलकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ वर्ब होते हैं जिनकी लास्ट में डी है, जैसे बैंड है, बैंड यानी झुकना, इसके लास्ट में डी है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो अपन इसको क्या करेंगे, सिंपली डी को हटा के अपन टी जोड़ देंगे तो बेंट हो जाएगा। ये बेंट इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी वेंट ही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्पेंड है, स्पेंड यानी खर्च करना, तो इसमें डी है, इसको भी अपन सिंपली डी को टी से रिप्लेस कर देंगे तो स्पेंट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे बिल्ड है, तो बिल्ड को अपन लास्ट में डी को हटा के टी जोड़ देंगे। तो इस तरह से अपन ये वर्ब की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट नियम पर। तो दोस्तों अपना ये रूल कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके अंत में डी और टी रहता है, डी और टी रहता है तथा इसके पहले डबल सेम वोवेल का प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में एक वोवेल को हटाकर अपन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। देखिए, जैसे ये है ब्लीड, ब्लीड ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके अंत में अपना डी है। ठीक है, तो और इसके पहले अपने दो वोवेल हैं, ये डबल ई डी है दोस्तों, ये डबल ई है, यहाँ पे ई है, ये है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, अपन एक ई को हटा देंगे, ओनली एक वोवेल को हटा देंगे, तो इसकी ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी ब्लेड और ये थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी ब्लेड। ठीक है, इस तरह से। दूसरा है फीड, फीड में भी लास्ट में डी है और उससे पहले दो वोवेल है, तो उसमें से अपन एक वोवेल को हटा देंगे, सिंगल रखेंगे, फैड, फैड हो जाएगी इसकी सेकंड फॉर्म। तीसरा है मीट, मीट में भी दो वोवेल, लास्ट में टी है, यहाँ पे बोल रखा है ना डी या फिर टी हो सकता है लास्ट में, तो टी है तो अपन इसमें एक वोवेल हटा देंगे तो ये हो जाएगा मैट, मैट। फिर है ब्रीड, तो ब्रीड में से भी अपन एक ही को हटा के ऐसे के ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ये ब्रेड आएगा, ब्रीड नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हो जाएंगे। अब चलते हैं इसका अपवाद और देख लेते हैं। इसका अपवाद है लीड, तो लीड में इसमें दो वोवेल तो हैं लेकिन ये अलग अलग हैं, सेम वोवेल नहीं है, जैसे एक ई है और एक ए है और लास्ट में डी भी है, तो अपन इसमें से इस वाले वोवेल को हटा देंगे तो ये हो जाएगा लेड, लेड। ठीक है, ये एकमात्र अपवाद है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। तो नेक्स्ट नियम है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके अंत में डी या टी रहता है लेकिन उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म V1 के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के समान ही होता है। तो देखते हैं इन वर्बों को। आप देख सकते हैं HIT, हिट, इनके लास्ट में टी है। ठीक है दोस्तों, टी तो है लेकिन इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगी, तो हिट की सेकंड फॉर्म भी हिट ही रहेगी, थर्ड फॉर्म भी हिट रहेगी। यह है पुट, पुट की भी सेकंड फॉर्म पुट ही रहेगी और थर्ड फॉर्म भी पुट ही रहेगी। ये, और आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट में टी भी है और इनके पहले वोवेल भी है, लेकिन इनकी ये एक प्रकार से इनको आप अलग ही नियम मान सकते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, कट है, कट की भी कट कट कट, ये कोस्ट है, कोस्ट का भी कोस्ट कोस्ट ही रहेगी सेकंड थर्ड फॉर्म। शट है, शट की भी शट शट रहेगी। हर्ट है, हर्ट की भी यही रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ वर्ब हैं जो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। दोस्तों और भी काफी वर्ब हैं पर मैं एक वीडियो में इतनी सारी वर्बों को अपन कवर नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो भी बनाने की, उसमें अपन ओनली सारी वर्बों को ही कवर कर लेंगे, जो जिनकी ओनली वर्ब है उनके अपन फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म बना के देखेंगे, जो एक्सेप्शन है उनको भी अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और आप हमें टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो के संबंधी कोई आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।